प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे ईरान अमेरिका के दरमियान जो मामला चल रहे हैं। ईरानी पार्लियामेंट की जानिब से कहा गया है, एक लेटर लिखा गया है मुज्तबा खामनाई साहब को कि मिसाइल की रेंज बढ़ाने के हवाले से बात की गई है। इस सारे मामले पर बात करते हैं। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, चेयरमैन तहरीक जवानान पाकिस्तान और तज्जियाकार। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इस वक्त मुआहदे की खबरें भी आ रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये भी लग रहा है कि अभी भी जंग का खदशा मौजूद है। जिस तरह से ईरानी पार्लियामेंट की जानिब से लेटर लिखा गया है, उसमें कहा गया कि मिसाइल की रेंज जो है वो बढ़ाई जाए। अभी गालिबन 200 किलोमीटर तक है या इससे थोड़ी ज़्यादा है। क्या लगता है आपको, क्या ईरान इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बना सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, जहाँ तक ताल्लुक है कि एक ख़त लिखा गया है, ख़त किसकी जानिब से लिखा गया है ये देखना ज़रूरी है। यानी कि इसके अंदर जमहूर की आवाज़ को शामिल किया जा रहा है। हुकूमत एक पॉलिसी बनाने जा रही है और ये भी बयान आया साथ अब्बास अराग़ची साहब का, फ़ॉरेन मिनिस्टर का, कि मुकम्मल इख्तियार है और पूरे कंट्रोल में है आयतुल्ला मुज्तबा खामेनेई साहब, यानी कि जो नए रहबर आला इनके बने हैं। उसके बाद पार्लिमान की जानिब से ये ख़त मरसूल होना, इसका मतलब ये है कि अवामी इस्तिस्वाब राय से इस मामले को आगे बढ़ाया जा रहा है एंड आई थिंक दे हैव द राइट कि वो इसको आगे बढ़ाएँ। लेकिन उनके पास मिसाइल की रेंज तो ऑलरेडी ज़्यादा है। आप देखिए, 200 किलोमीटर वाले तो बात नहीं है, उनके पास तो मिसाइल रेंज जो है वो कहीं ज़्यादा है। हाँ, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की कुछ बातें सामने आई थी कि आईसीबीएम्स उन्होंने बना लिए हैं और उसका एक तजुर्बा भी उन्होंने किया था, लेकिन वो मुख्तलिफ जगह से वेरीफाई नहीं हो सका। हाउएवर, मैं ये समझता हूँ कि इसके अंदर 2-3 बातें हैं। आपको याद होगा कि डिएगो गार्सिया के ऊपर कुछ मिसाइल आए थे। डिएगो गार्सिया वहाँ से तकरीबन कुछ साढ़े अब्दुल 4,000 अब किलोमीटर दूर था। अब्दुल्ला भाई, अगर ईरान ने वाकई ही ये वाला मिसाइल बना लिया है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, तो फिर तो ये पहला इस्लामी मुल्क होगा जिसने ये टेक्नोलॉजी हासिल कर ली। नहीं आपको बहुत सारे लोग हैं जो पर्दा है, पर्दे में रहने दो। बहरहाल, मैं ये कहूँगा कि उन्होंने टेक्नोलॉजी हासिल करना और टेक्नोलॉजी को मैदान जंग में इस्तेमाल करना 2 मुख्तलिफ बातें हैं और ज़ाहिर है उनका जब मैदान जंग में चीज़ें होती हैं, क्योंकि इज़राइल के ऊपर तो उन्होंने हमला किया ना, और ज़ाहिर है ये जो कुवैत के ऊपर, बहरीन पे, कतर पे, यूएई पे, दीगर जगहों के ऊपर जो उनके मिसाइल गए, वो उनके मल्टीपल रेंज के मिसाइल मौजूद हैं। पाकिस्तान के पास भी अल्हम्दुलिल्लाह जो शाहीन 3 सॉलिड स्टेट फ्यूल जो सिस्टम है, वो 2750 किलोमीटर उसकी रेंज है। तो ये वो तमाम बातें हैं जिसके ऊपर आपको याद है कि फिर बाइडेन इंतज़ामिया ने 22 दिसंबर 2024 को पाकिस्तान के ऊपर पाबंदी भी आयद कर दी थी 5 कंपनियों पे, जिनमें गालिबन 3 कंपनियां जो थीं वो चाइनीज़ थीं और 2 पाकिस्तानी कंपनियां थीं, और उनको यही खतरा होता है। असल में इज़राइल को हर हालत में बचाने की कोशिश है। इज़राइल को अब वो बचा नहीं सकेंगे, चाहे वो सियासत के सतह पे हो, चाहे वो मईशत के सतह के ऊपर हो, चाहे वो डिप्लोमेसी के अंदर हो। इज़राइल अभी उसके लिए मुश्किलात में दिन-ब-दिन इज़ाफ़ा हो रहा है। हाउएवर, ईरान की ये जो टेक्नोलॉजी है, ये उनके पास मिसाइल की कोई शक-व-शुबा नहीं है कि उन्होंने ड्यूरिंग द वॉर बहुत कुछ हासिल किया। जहाँ उन्होंने खोया, वहाँ अच्छा उन्होंने देखा कि प्रिसाइज़ हिटिंग कैसे की जा सकती है, टेक्नोलॉजी को अच्छा कैसे इंटीग्रेट किया जा सकता है। अब्दुल्ला साहब, इसमें कोई शक नहीं कि ईरान ने जहाँ बहुत कुछ खोया वहाँ बहुत कुछ पाया भी। लेकिन ये फरमाइएगा कि ओमान को आप अब किस तरह से देख रहे हैं? जो ईरान ने ओमान पे हमला किया, तो क्या अब अमेरिका या प्रेसिडेंट ट्रंप ओमान को जो है मैदान जंग बनाने जा रहे हैं? देखिए, ओमान के सफ़ीर के साथ मेरी डिनर था 2 तारीख को। तो ओमान के ऊपर, क्योंकि ज़ाहिर है ओमान एक बड़ा इत्तेहादी बन के आया और ओमान ने एक बड़ा पॉज़िटिव किरदार अदा किया। ओमान के ऊपर हमले भी नहीं हुए, सलाला के ऊपर उनकी ऑयल रिफ़ाइनरी के ऊपर एक हमला किया गया। लेकिन वो हमला भी जो है वो ईरान ने कहा कि हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, वो गालिबन इज़राइली और भारतीय एजेंटों ने करवाया था, और उसके हवाले से इसी वजह से ओमान ने भी रद्द अमल नहीं दिया।
ओमान बड़ा बैलेंस होके चल रहा है। देखिए, ओमान का एक अपना एक मामलात हैं, वो हमेशा से अरब दुनिया के साथ भी रहा, लेकिन अपनी एक अलहदा खारजा पॉलिसी अपनाए रखा। यही वजह है कि आज ओमान का एतमाद उसको हासिल है ईरान को। और जब अपना हुर्मुज़ के ऊपर बात होती है, तो वो इसीलिए कहते हैं कि जो उनकी यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन लॉ ऑफ द सी 1982 के तहत जो वो कहते हैं कि जी हमारा ये टेरिटोरियल वाटर है, और ईरान और दूसरी तरफ ओमान का टेरिटरी शामिल होती है। इसलिए वो अपना हुर्मुज़ के ऊपर अपने कंट्रोल और अपने लेवी लगाने का वो बात करते हैं। ओमान, मेरे ख्याल में ओमान के ऊपर इतना आसान नहीं है कोई भी मामला करना, क्योंकि ओमान हैज प्लेड ऑलवेज अ वेरी गुड गेम। ओमान ने कोई एग्रेसिव पॉलिसी नहीं इख्तियार की, लेकिन कभी भी वो मेरे ख्याल में जिसको कहते हैं सरोगेट बनने के लिए तैयार नहीं था। इसलिए आई बिलीव कि ओमान के हवाले से बातें तो बहुत सारी हो रही हैं। कोशिश तो यही थी कि ये गल्फ रीजन के अंदर फैल जाए जंग, लेकिन मेरा ख्याल है कि जिस तरीके से इसराइल ने और भारत ने सोचा था, वो अभी तक उनको उन मकासद के अंदर कामयाबी नहीं मिली। बिल्कुल अब्दुल्ला हमीद गुल साहब बिल्कुल दुरुस्त बात की कि ओमान और ईरान के दरमियान एतमाद का माहौल तो अभी भी कायम है। यही वजह कि सदर ट्रंप ओमान को धमकियां भी दे रहे हैं। ये बताइएगा कि जो आज अमरीकी नुमाइंदगान की जानिब से करारदाद मंजूर की गई है, जिसमें अब सदर ट्रंप के जंगी इख्तियारात को महदूद कर दिया गया है, क्या लगता है आपको अब इस करारदाद की मंजूरी के बाद सदर ट्रंप पर कोई प्रेशर क्रिएट होगा कि वो ईरान के साथ जंग बंद करने पर मजबूर हो जाए? देखिए, इसके अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने कही है। सदर ट्रंप के ऊपर पहले भी आपको याद है, इस पे आपके और हमारे प्रोग्राम भी हुए, जिसके अंदर उनके ऊपर कांग्रेस ने कहा था कि हम करारदाद लाएंगे। फिर करारदाद आई, एक वोट से करारदाद जो है वो शिकस्त खा गई। और लेकिन एक वोट उन्होंने कहा कि हम हर हफ्ते लेके आएंगे, और फिर करारदाद इस बार मंजूर हो गई। लेकिन हाउएवर इसको अपर हाउस यानी कि सेनेट से अब मंजूरी की रिक्वायरमेंट है। देखते हैं कि वहां हुआ क्या होता है क्या नहीं। लेकिन इसमें जो कैच है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप मुझे ये बताइए कि ये करारदाद पहले क्यों नहीं मंजूर हुई और अब क्यों मंजूर हो गई? क्या रिपब्लिकन के अंदर कुछ लोग डोनाल्ड ट्रंप से खैरबाद कह गए, दूरी इख्तियार कर गए, खामोशी से कांग्रेस में ऑपोजिशन की लाई हुई करारदाद को मंजूर करा लिया? ये है वो खतरे की घंटी जो डोनाल्ड ट्रंप ने महसूस कर ली है। और ये इसका मतलब यह है कि मुस्तकबिल में सदर की इम्पीचमेंट के हवाले से भी मामला हो सकता है। और यही वो वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप छटपटा गए हैं। वो अब पहले ये चाह रहे थे, मैं गुजारिश की थी कुछ दिन पहले, कि ये डोनाल्ड ट्रंप जो है ये फ्रॉड ही कर रहे हैं। इजराइल और जो अमेरिका है वो एक पेज के ऊपर है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। उनकी मर्जी से सारा गोला बारूद बैरूत के लबनान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। हाउएवर मैं समझता हूं कि सदर ट्रंप ने कोशिश तो यही कर रहे हैं कि वो साल के आखिर तक यानी कि नवंबर तक मिड टर्म इलेक्शन गुजार दें, इसी कंफ्यूजन के अंदर, इसी कोमगों की कैफियत में कि जी कल मुआहदा हो रहा है, परसों हो रहा है, इस तरह हो रहा है, वैसे हो रहा है। लेकिन दूसरी जानिब वो चाहते हैं कि इसराइल के अंदर, मैं एक सेकंड ये आपकी बात मुकम्मल इजाजत से, जी सर, फिर वो ये चाहते हैं कि इसराइल किसी सूरत उनकी एक जो इमरजेंसी सेटअप में हुकूमत पिछले कई साल से चल रही है, इलेक्शन नहीं करना चाहती, वो ये चाहते हैं कि मिड टर्म इलेक्शन तक के उनको टाइम मिल जाए इसराइल की हुकूमत को, ताकि 27 अक्टूबर का टाइम गुजर जाए और उसके बाद वो फिर पैंतरा बदलेंगे और फिर एक दफा ईरान, तुर्किया, पाकिस्तान और दीगर मुल्कों के ऊपर वो अपना दबाव बढ़ाएंगे। जी इमरान साहब। अच्छा सर ये फरमाइएगा कि ईरान और रूस के दरमियान जो ताउन है उसको आप किस तरह से देखते हैं? रोज़ाना की बुनियाद पर उनके ताउन में फ़रोग आता जा रहा है। इस जो ख़ास तौर पर जोहरी ताउन के हवाले से आप क्या समझते हैं सर? देखिए, जौहरी तावन का तो पहले भी उनके ऊपर एतमाद है ना। आपको पता है 11 टन उनका तकरीबन लाइट एनरिच्ड यूरेनियम वहां मौजूद है। ओमान के पास उनका हैवी वाटर पड़ा हुआ है। इस वजह से रशिया का, आपको ये भी याद होगा कि पाकिस्तान से दौरा करने के बाद वो बाकायदा रशियन सदर पुतिन से भी मिले थे, अब्बास अरागची साहब, और ये बड़ा अहमियत का हामिल था। इसलिए मैं ये समझता हूं, और उसमें ही ओमान का भी दौरा किया गया था और फिर ओमान से पाकिस्तान उनको वापस आना पड़ा था।
तो ये तमाम चीजें, इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान का भी एक बड़ा अहम किरदार है। हाँ, रशिया एक सुपर पावर है, रशिया एक मजबूत ताकत है, उसको यूक्रेन के हवाले से बहुत सपोर्ट किया ईरान ने, खासतौर पे शाहिद कामकाजी ड्रोन जो है वो फराहम किए, गोला बारूद फराहम किया। तो रशिया को इस बात का तो वो बिल्कुल मालूम है। और फिर सबसे बड़ी बात है कि एक नई स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट इस खित्ते में आ रही है और ईरान के साथ अपना वजन बढ़ाने में उनको ये नजर आ रहा है कि मशरिक वस्ता के जो तेल और गैस के जखायर हैं वो रूस को काफी तकवीत पहुंचा सकते हैं और साथ ही साथ मशरिक वस्ता के अंदर जो दौलत है वो भी उनकी तरफ रुख इख्तियार कर सकती है। तो ये एक चेंजिंग एनवायरनमेंट अच्छा, है जिसमें मगरिब से मशरिक की जानिब का सफर जारी है।